नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। इस वक्त हमारे साथ हैं नरेश बंसल जी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। इनसे कई मुद्दों को लेकर सवाल करने वाले हैं आज। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। तो जिस तरह से अगर बात करें मणिपुर हिंसा की, तो जिस तरह से औरतों को वहाँ पर घुमाया गया, निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके बाद राहुल गांधी की जिस तरह से संसद में वापसी हुई है, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं भारत माता का कत्ल है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, कैसे देखती है इसे बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर किसी भी भाग में कोई शर्मसार करने वाली घटना होती है तो हम 140 करोड़ देशवासी उससे शर्मसार होते हैं। मणिपुर की भी जो ये घटना है, ये सबको शर्मसार करने वाली है, सबको उसकी वेदना है, पर सरकार उसको ठीक ढंग से निमट रही है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी वहाँ स्वयं 3 दिन रहकर आए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहाँ 23 दिन तक रहे हैं और सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की है। मिलिट्री फोर्सेज वहाँ भेजी गई हैं और दशकों पुराना वहाँ इस प्रकार का झगड़ा है। सरकार का उसमें कुछ नहीं। आप सब जानते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके कारण से वहाँ पर जातीय हिंसा हुई है। नहीं होनी चाहिए थी, पर हुई है, इसको कोई वो नहीं है। लेकिन सरकार ने उसको बड़ी मुस्तैदी के साथ निपटा है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने उस पर तुरंत एक्शन लिया है, एक एक पल पल की मॉनिटरिंग की है, तो उससे निपटा जा रहा है। पर विपक्ष हर चीज़ पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है, वही कांग्रेस ने किया है। और इसलिए कांग्रेस ने जो शब्द नहीं बोले जाने थे, ऐसी भाषा का प्रयोग उनके नेता ने किया है कि भारत माता का कत्ल। कौन से शब्द हैं ये? जिन्होंने देश का बंटवारा किया, जिन्होंने भारत माता के 2 टुकड़े किए, वो आज उन पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। अपना गिरेबान झांक कर देखना चाहिए। कश्मीर को किसने अलग कर रखा था इतने दिन तक? हमने उसको भारत के साथ मिलाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 500 साल का राम जन्मभूमि का झगड़ा मोदी जी के नेतृत्व में निपटा है। तो पूरा देश एकता के साथ, मजबूती के साथ 140 करोड़ लोग मोदी जी के नेतृत्व में है। विपक्ष केवल गुमराह करने का काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के अंदर एक घमंड है कि सत्ता करने का अधिकार केवल उनका है, सत्ता में रहने का अधिकार केवल उनका है। वो आम आदमी कोई सत्ता पर बैठ जाए तो उसको उनको पछता नहीं है। पुराने उदाहरण हमें देख सकते हैं, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, मोरारजी भाई के साथ क्या हुआ, जगजीवन राम जी के साथ क्या हुआ, चंद्रशेखर जी के साथ क्या हुआ, चरण सिंह जी के साथ क्या हुआ। तो कांग्रेस की फितरत है। वहीं अगर जिस तरह से अभी बात की हमने संसद में वापसी की, तो वहीं संसद में वो फ्लाइंग किस करते हुए भी पाए गए राहुल गांधी। क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये संस्कारों की बात है। वो जिन संस्कारों में पले बड़े हैं, उनको, मुझे लगता है कि उनको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सार्वजनिक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो अपने को राजा मानते। वो समझते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूं, कोई कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होता, कोई आचरण करने की बंदिश मेरे ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार का व्यवहार वहां पर, सार्वजनिक रूप से ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। ये उनको समझना चाहिए। और लोगों ने निंदा भी की है, तरह तरह से उसके ट्वीट भी आए हैं। आप उनको देख सकते हैं कि लोगों ने क्या रिएक्शन किया। दिल्ली की अगर बात करें, ट्रांसफर पोस्टिंग मामले की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं सेंटर के हक में फैसला आया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल कई तरह के बयान करते नजर आए। ये भी कहा उन्होंने कि दिल्ली में चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं इसको? अब अरविंद केजरीवाल भी ऐसी बात कर रहे हैं। क्या वो संसद को चोर बताना चाहते हैं? उनका संविधान में विश्वास नहीं, न्यायालय में विश्वास नहीं, संसद पर भी विश्वास नहीं। आज वो संसद को चोर बोल रहे हैं। संसद के दरवाजे से संसद में बिल पास हुआ है और लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र में संसद के दोनों सदन कानून बनाने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस अधिकार को माना है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के अंतर्गत हुआ है, और ऐसी कोई चीज उसमें नहीं है जो अलग से आई हो, अब तक ना हो रही हो। अब तक जो चीजें केजरीवाल जी के आने से पहले व्यवहारिक रूप में होती थी, केजरीवाल जी ने आने के बाद झगड़ा मोल किया उन पर, और उसके कारण से उन सब चीजों को में क्लैरिटी की गई, इसलिए ये बिल आया है। और केजरीवाल जी को जनता पूछेगी, लोग भी पूछेंगे कि वो बताएं क्या वो संसद को चोर कहना चाहते हैं। जो इसको उन्होंने चोर दरवाजा किया है, तो संसद का दरवाजा है।
हाल ही की अगर बात करें संसद की, तो आज जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो भारत को विश्व में तीसरे नंबर पे लाएंगे, क्या कहेंगे? मतलब कैसे प्लानिंग्स होंगी इसकी और कब तक ये जो है भारत तीसरे नंबर पे लाया जाएगा? निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का देश ने पूरे विश्व में स्थान प्राप्त किया है और जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो कह रही हैं कि भारत की सबसे तेज बढ़ने वाली ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ये भारत की है, और सब इस बात को मान रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होगा। भले ही हमारे घमंडिया गठबंधन के लोग ना मानते हों, लेकिन विश्व के सारे देश मान रहे हैं, और सारे देश मान रहे हैं इसलिए सरकार के अंतिम साल में भी वो समझौते कर रहे हैं भारत के साथ। तो भारत बढ़ रहा है। आज अनेक भारत के साथ 32-33 देश रुपए में व्यवहार करना चाहते हैं, रुपए की करेंसी वर्ल्ड वाइड हो रही है। तो इस तरह की सब चीज़ें बढ़ रही हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सेना की दृष्टि से, सब चीज़ों में भारत आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह से आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और विपक्ष ने कहीं ना कहीं वहाँ से वॉकआउट कर लिया जब उन्होंने ये बोला कि भारत को वो तीसरी पावर जो है वो बनाएंगे, विश्व में तीसरी पावर बनाएंगे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये घमंडिया गठबंधन चाहता ही नहीं कि भारत प्रगति करे। जब मोदी जी ने गारंटी दी, कहा कि मेरी गारंटी है कि 2027 में हम देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और उस समय वॉकआउट कर रहे हैं, तो ये क्या बताता है? जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया, उन्होंने अपने सारे तर्कश के तीर उसमें निकाले अपने भाषण में, तो उनको उसका उत्तर सुनना चाहिए था, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की यही विडंबना है कि वो चर्चा से भागते हैं, डिस्कशन से भागते हैं। आरोप लगाओ झूठे, भाग जाओ, झूठे आरोप लगाओ, भाग जाओ, गलत बात बोलो, भाग जाओ। वो तो गोबेल्स के सिद्धांत को मानते हैं ना, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। नहीं तो वॉकआउट का जब आपको पता था ये हसर होना, तो वॉकआउट करने की आवश्यकता क्या? आप वोटिंग में भाग लेते ना। आपने तो सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और बीच में ही आप भाग खड़े हुए। आपने बीच में ही दम तोड़ दिया, बीच में ही आपने लड़ाई छोड़ दी। ये हताशा और निराशा बताता है विपक्ष की, कि विपक्ष केवल और केवल झूठे आरोप लगाने का काम करता है। उसको जवाब सुनने का उसमें क्षमता नहीं है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है, वो तर्कपूर्ण कोई बहस नहीं कर सकता। वो सवाल से, वो विपक्ष में होने के नाते उनको सवाल करने चाहिए थे प्रधानमंत्री जी से, वो सवाल नहीं कर पाए। उन पर कोई सवाल नहीं है इधर उधर की, इसलिए वो किसी भी प्रकार की चर्चा से, दोनों सदनों में हमने देखा पूरे उसमें चर्चा से भागते हैं। चर्चा तय हो जाती है, चर्चा एनालिस्ट हो जाती है, समय तय हो जाता है, फिर भाग जाते हैं, क्योंकि उन पर कुछ कहने के लिए नहीं है। कहने के लिए है तो सुनने की क्षमता नहीं है। तो ये विपक्ष की विडंबना है। आज का आखिरी सवाल है 370 धारा को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है और क्या कई याचिका जो है इसको लेकर दायर की गई थी कि किस तरह से, जिस तरह से अगर बात करें 370 धारा हटाई गई, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट का क्या हो सकता है फैसला? अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा मैं नहीं कह सकता, पर भारत का जनमानस ये मानता है कि अनावश्यक रूप से कश्मीर में 370 लगाई गई थी, जो बिल्कुल ही अस्थायी व्यवस्था थी। उस पर किसी ने काम नहीं किया। पर हम 1952 से बोल रहे थे, 51 से बोल रहे थे, जनसंघ स्थापना काल से, कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान ये नहीं चलेंगे। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए बलिदान दिया अपना। हम एकीकरण देश का चाहते थे, और आज वहाँ के युवकों को, युवतियों को एक विकास में अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वो देश भर के सर्विसेज में उनको स्थान मिल रहा है, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज वहाँ के युवा उस विकास के साथ हैं। आज आप देखेंगे कि 370 खत्म होने के बाद आतंकवादी घटनाएं 90% कम हुई हैं। आज कोई पत्थरबाजी वहाँ होती नहीं है। आज वहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है। आज वहाँ सेना पर कोई पत्थर नहीं फेंकता है, सेना को से कोई दुर्व्यवहार नहीं करता है। तो ये एक प्रकार से कश्मीर का पूरी तरह एकीकरण हुआ है। और जिनके साथ कांग्रेस के शासन में कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ,
कत्लेआम हुआ, उसकी भी सरकार जांच करा रही है और उनको वापस वहां पर बसाने का काम ये भी सरकार करेगी और फिर जो वहां पर समरसता का भाव था वो भी सरकार वहां पैदा करेगी। आज का एक और आखिरी सवाल है नूह हिंसा को लेकर। 2 आरोपी जो हैं वो आज पकड़ा गया है आज, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे? एक के पैर पे गोली भी लगी है और उन पर जो कार्यवाही है वो भी की जा रही है, वहां पर भी बुलडोजर चलाया गया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस प्रकार से साजिश करके जांच में स्पष्ट रूप से आ रहा है कि काफी पहले से तैयारी हिंसा की थी और नूह के बहाने पूरे हरियाणा में हिंसा करने का और फिर देश में फैलाने का ये षड्यंत्र था और विदेशी कनेक्शन उनके निकले हैं जांच में। सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करके स्थिति को संभाला है और जो भी उसमें दोषी है उनको देश के कानून के अंतर्गत सजा मिलेगी। तो ये थे आज हमारे साथ राज्यसभा से सांसद नरेश बंसल जी, जिनसे हमने कई जो उज्ज्वलत मुद्दे हैं उनको लेकर सवाल किए और इन्होंने भी यही आंसर देते हुए यही कहा है कि जिस तरह से ये मुद्दे हैं उन पर भाजपा सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उन्हें जो मुद्दे हैं उन्हें सॉल्व करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NBC भारत। मुझे मेघा चंदन को और कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता को दीजिए इजाजत। देखते रहिए NBC भारत। नमस्कार।